नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें कि 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है, 3 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पर केंद्रीय मंत्रियों से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे, कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। किस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। कल से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। उसी के संदर्भ में देश भर से अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री है बीजेपी शासित, वो दिल्ली दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में तैयारियों को लेकर बैठकें होती हुई जो है 2 दिन नजर आएगी। देश भर से करीब 10,000 के आसपास कार्यकर्ता नेता जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे जी। और इसी बैठक में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है फिलहाल दिल्ली दौरे पर जो है पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। स्पर्श, यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले यूसीसी लागू हुआ है, उसको भी लेकर क्या कुछ चर्चा इस बैठक में हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं तो चूंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, अलग अलग मसले देखने को मिलते हुए नजर आते हैं और ऐसे कौन से मसले हो सकते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है चुनाव में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए जो है नजर आएंगे। उसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है फिलहाल दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में तमाम ऐसे विषय है जो प्रदेश से जुड़े हुए या फिर राष्ट्रीय मसले हो, इन तमाम विषयों को लेकर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, बैठक में हिस्सा ले सकते हैं और प्रदेश के लिए कई योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श कर सकते हैं। आपको बता दें कि 20 फरवरी को अयोध्या जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं राजधानी देहरादून से। ये बड़ी जानकारी, सीएम धामी मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम सभी विधायकों को भी साथ ले जा सकते हैं रामलला के दर्शन करवाने के लिए। कई विधायकों ने अयोध्या जाने की यहां पर इच्छा जाहिर की है। बड़ी और अहम जानकारी। तो 20 फरवरी को अयोध्या जा सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सभी विधायकों को भी साथ ले जा सकते हैं। कई विधायकों ने अयोध्या जाने की यहां पर इच्छा जाहिर की है। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। 20 फरवरी को अयोध्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जाएंगे, मंत्रिमंडल के सभी साथियों के साथ जाएंगे। सभी विधायक भी यहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। उपनल कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया गया है। उपनल कर्मचारियों को कांग्रेस का समर्थन मिला है। आज समर्थन में उपवास रखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। ये बड़ी और अहम जानकारी। 1 घंटे का सांकेतिक उपवास रखने का बताया गया है। उपनल कर्मचारियों की मांगे पूरा करने की यहां पर मांग की जा रही है और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आज आंदोलनकारियों के समर्थन में उतरे हुए हैं। उपनल कर्मचारी लगातार समर्थन यहां पर मांग रहे थे और लगातार कांग्रेस की ओर से यहां पर समर्थन भी मिल रही है। 1 घंटे का सांकेतिक उपवास रखने का भी बताया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर 5-5 लाख वोट के अंतर से जीतने के लिए कड़ी तैयारियों में जुट गई है। वहीं अल्मोड़ा लोकसभा में भी बीजेपी लगातार प्रचंड जीत के लिए कार्यरत है। इस बात को लेकर अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा सीट में शक्ति केंद्र पर काम हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। क्षेत्र के अंतर्गत जो लोकसभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर बूथ तक के कार्यकर्ताओं का जो भी जिम्मेदारियां चल रही हैं, जो भी कार्य राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं। शक्ति केंद्र तक काम कर रहे हैं। जिले के भी विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं। और लोकसभा की दृष्टि से अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेरे बॉर्डर के गांव यानी कि कहना चाहिए कि गुंजी, कुट्टी और जोलिंगकोंग और आदि कैलाश और पार्वती कुंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जागेश्वर धाम आए, पिथौरागढ़ में एक बड़ी सभा की। अभी थोड़े टाइम पहले ही नितिन गडकरी जी का भी कार्यक्रम 3-4 दिन पहले मेरे लोकसभा में रहा, जिससे मुझे 2200 करोड़ रुपए के डबल लेन लगभग सारी की सारी रोडें मेरी, चाहे वो गढ़वाल की कनेक्टिविटी है, चाहे वो नैनीताल लोकसभा की कनेक्टिविटी है और इंटरनल जितनी कनेक्टिविटी लगभग है, सभी रोडों को NH भी हमारी बहुत सारी डेवलपमेंट के विकास के लिए दी है। जो NH नहीं भी हैं उसको भी डबल लेन करने का काम किया है। उत्तराखंड में राज्य चुनाव में कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विधानसभा में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत होने से कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलने वाली ये पार्टी है। विधानसभा में बीजेपी के 47 विधायक हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्यसभा का चुनाव संख्या बल के आधार पर होता है। वहीं कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। इसे देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा है। मेरी अभी दिल्ली बात होनी है, लेकिन हकीकत यही है कि राज्यसभा में प्रत्याशी तब उतारा जाता है जब आपके पास मैंडेट होता है। हमारे पास केवल 19 विधायक हैं और जनता ने बीजेपी को ओवर मैंडेट दिया हुआ है। 47 MLA चुन के दिए हैं, तो इसलिए ये बेईमानी होगा खाना पूर्ति करने के लिए चुनाव लड़ना। उत्तराखंड सरकार की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के खुद को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार और सरल सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए पहाड़ की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही है। और इस राज्य को बनाने में हो या राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में हो या यहाँ के जनजीवन को आगे बढ़ाने में, मातृशक्ति का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति का उत्थान हो, वो स्वरोजगार की ओर बढ़े, रोजगार की ओर बढ़े, स्वावलंबन की ओर बढ़े, आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में आगे आए। इसके लिए हमने मातृशक्ति, नारी शक्ति महोत्सव पूरे राज्य के अंदर किए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर यहाँ स्वयं को आगे बढ़ाने की जो तस्वीर है वो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। वहीं हम सबका भी प्रोत्साहन किया है कि हम लोग मातृशक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा हो चुकी है, जिसको देखते हुए सरकार इस बार 4 धाम यात्रा की और बेहतर बनाने की तैयारी में लगी हुई है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर सरकार ने अभी से ही यात्रा की व्यवस्थाओं पर विशेषकर यहां पर जोर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारों धामों में व्यवस्थाओं को लेकर इस बार सरकार कई अहम पहलुओं पर काम कर रही है। श्रद्धालुओं को पर्याप्त व्यवस्थाएं मिल सके, इसको लेकर सरकार अभी से भी तैयारी में जुट गई है। और हर बार की यात्रा में 2022 की यात्रा से जो हमने अनुभव प्राप्त किए, जो उसमें सुधार करने थे, वो सुधार 2023 में करने का भरसक प्रयास किया गया है।
2023 की जो यात्रा हुई है, जो कि एक बड़ी संख्या में यात्रा हुई है, और जो अनुमान है हर वर्ष यात्रा की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। आने वाले समय में ये करोड़ों की संख्या में ये यात्रा पहुंचेगी। अभी 56 लाख तक पहुंची है, तो उसके अनुरूप ही सारी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, आवास की, परिवहन की, आने जाने की, पार्किंग की, पेयजल की, उन सब पर हम लोग एक फोकस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप योजना बना रहे हैं। चारधाम यात्रा में जो भी सहूलियतें हो सकती हैं, आने वाले यात्रियों को जो सुविधाएं मिल सकती हैं, उनकी यात्रा जिससे सरल हो, सुगम हो, वो सब काम हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू की जाएगी, जिसकी जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। उन्होंने बताया है कि एक हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश तैनात किया जाएगा ताकि 150 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति को जल्द हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल में पहुंचाया जा सके। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी लगातार जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हर घर तक पहुंचने की कवायद में जुटी हुई है और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने 50,000 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है, जो कि लोकसभा प्रत्याशी के चुनाव के लिए सीधा जनता से संपर्क हो सके। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रणनीति रही है और पहले से ही इस तरह के कार्यक्रम होते आए हैं कि कार्यकर्ताओं के सलाह पर ही प्रत्याशी का चयन करना, नमो ऐप के माध्यम से अपने सुझाव देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर के इस समय जो इन्होंने कहा है कि हम 50,000 के लगभग कार्यकर्ता उतारेंगे और वो अपनी रिपोर्ट देंगे, तो इसके तहत एक बहुत सुंदर है, सबका सुझाव होना चाहिए और जब इस तरह के सुझाव आएंगे तो उसमें सर्वसम्मति बनती है, इसको उस तरह की निर्णय होगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पिरान क्लियर में अपनी मांगों को लेकर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। दरगाह परिसर में धरने पर बैठे हैं। वहीं विधायक फुरकान अहमद भी दुकानदारों को समर्थन में धरने पर डटे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन की लापरवाही से आज गरीब दुकानदार अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहा है। विधायक ने कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। ये जो हमारे यहाँ पर कुछ मांगे थी, एक तो जो न्याज बनाने का ठेका करा जा रहा था उसे निरस्त करने की मांग थी। एक जो यहाँ की रजिया बेगम है, जो इनकी मैनेजर है दरगाह साबित पाक की, इसे हटाने की हमारी मांग है और बहुत सी मांग है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह लोगों को उजाड़ा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, हमारे जो दुकानदार हैं कई हजारों की तादाद में जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, इन पे कभी कोई डंडा बजाता है। और जो हमारे पेश इमाम जो सदियों से परंपरा चलती आ रही है कि जो भी इमाम रिटायर होगा या इंतकाल होगा उसके परिवार को रखा जाए या लोकल का ही रखा जाए। उत्तराखंड में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बुधवार से हल्द्वानी में हुए दंगे की जांच शुरू कर दी। उन्होंने पीड़ित पक्षों और लोगों से इस प्रकरण से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध करवाने को कहा है। दरअसल हल्द्वानी हिंसा मामले में शासन के निर्देश के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक को जांच सौंप दी गई है। वहीं इस पर दीपक रावत ने बताया है कि इस घटना से जुड़े तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच की जाएगी। देखिए, जहाँ तक जांच का सवाल है तो शासन ने इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी आयुक्त कुमाऊं मंडल को सौंपी है और कल आके मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें मेरे ऑफिस के डिटेल्स, मैं कब उपलब्ध रहूँगा कार्यालय में, इस संबंध में विज्ञप्ति दी है। जो भी अपना साक्ष्य देना चाहें वो दे सकते हैं और इसमें जो स्टेप्स होते हैं इंक्वायरी के उन सबको पूरा करते हुए सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए जांच को पूरा किया जाएगा। दूसरा जो विषय है वो इस बात को लेके है कि क्योंकि अभी भी जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में लागू हैं, तो मेरे निर्देश भी एडमिनिस्ट्रेशन को यही थे कि कोई भी आवश्यक सामग्री की कमी वहाँ पे ना हो, चाहे दवाइयाँ हों, फल हों, सब्जियाँ हों, दूध हों और किसी प्रकार की इमरजेंसी जिसमें बाहर किसी को निकलना आवश्यक हो तो वो परमिशन दी जाए। कल तक मुझे भी एक दो लोगों के फ़ोन आए थे जहाँ पे कुछ राहत सामग्री की आवश्यकता थी, उनको भिजवा दी गई है।
ऊर्जा निगम की ओर से बकाया बिल वसूलने के लिए लगातार अभियान जारी है। इसके साथ ही बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान ऊर्जा निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की मारपीट और नोकझोंक की घटनाएं भी सामने आ रही है। वहीं इस पर एसपी का कहना है कि ऊर्जा निगम के अधिकारी कहीं भी जाए तो स्थानीय पुलिस से जरूर संपर्क करें ताकि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। इस संबंध में पूर्व में भी सभी प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया और साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी मेरी वार्ता हुई है और हमने उनको पूर्व में भी ये अवगत कराया था कि जब कभी भी कहीं भी वो इस तरह की कार्रवाई को अमल में लाने के लिए जा रहे हैं तो नजदीकी थाने से संपर्क कर लें और पर्याप्त पुलिस बल लेने के उपरांत ही वो इस कार्रवाई को अमल में लाने की स्थिति रखें ताकि हमारे किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने को निवारित किया जा सके, ऐसी कोई घटना ना हो ये सुनिश्चित किया जा सके। मैंने आप मान लिया कम से कम एक एक्शन के साथ मारपीट हुई, एक एसडीओ के साथ और 2 जेई के साथ, स्टाफ के साथ तो डेली लाइनमैन वगैरह के साथ डेली हो रही है। तो शासन स्तर पर भी हमारा जो प्रशासन है वो बात कर रहा है कि यहाँ थाना खुलवाया जाए और पुलिस वगैरह की व्यवस्था करी जाए चेकिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ लॉस वगैरह रोकने के लिए, चोरी रोकने के लिए पुलिस की आवश्यकता है। डेली कट रहे हैं 10-1200 करीब 11 सब डिवीजन के अंदर है, 11 सब डिवीजन है यहाँ पर रुड़की के अंदर और डेली कम से कम 100-150 कनेक्शन एक एसडीओ के अंडर में कट रहे हैं। लेकिन उतना ज़्यादा राजस्व की वसूली नहीं हुई है। टारगेट 180 करोड़ का दिया गया था जनवरी के महीने में, आया 119 करोड़ है, तो वो टारगेट शॉर्ट है। हरिद्वार में फार्मा एंड लैब एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है जिसमें देश विदेश के फार्मा उद्योग, मशीनरी लैब, केमिकल, पैकेजिंग मटेरियल उद्योग के निर्माता और प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदर्शनी में प्रदेश के फार्मा और कॉस्मेटिक आयुष उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फार्मा टेक्नोलॉजी मशीनों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये कार्यक्रम जो है पिछले 2 वर्ष भी हुआ था, अब की बार तीसरी बार हो रहा है ये, और पिछले दोनों वर्ष की अपेक्षा अब की बार ये एग्जीबिशन जो है और इसको विशाल रूप दिया गया है। लगभग 150 के आसपास जो है इसमें स्टॉल बुक किए गए हैं। 3 दिन का ये रहेगा, 16, 17, 18 को। पूरे अपने भारत से और विदेशों से भी इसमें जो है विजिटर्स लोग आ रहे हैं। मेनली फार्मा, आयुष और लैब का ये एक्सपो है। यहाँ पर इससे संबंधित सभी मशीनरी, उनके मटेरियल्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी क्वालिटी, इन सब चीज़ों के लिए जो है, और इसमें आसपास के मेडिकल कॉलेजेस और फार्मा कॉलेजेस के बच्चे और उनसे जुड़े हुए सभी फैक्ट्रियों के लोग, जो फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर विजिट करेंगे। रामनगर में 31वें बसंतोत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। महोत्सव के पहले दिन स्थानीय महिलाओं के लिए एपुर और स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम की आयोजक विनोद पप ने बताया है कि कार्यक्रम का समापन 17 फरवरी को किया जाएगा। साथ ही कहा कि महोत्सव के दौरान नाटक प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा जिसमें जीतने वाली टीम को पुरस्कार दिया जाएगा। आस्था शर्मा है। हमारा यहाँ पे वृक्ष रोपण, वृक्ष बचाओ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होना है और हम कोटवा से आए हैं और हमारे ग्रुप का नाम है सैल संगीत रंगमंच। मैं संस्कृति विभाग की तरफ से आया, दिमदुकत्ता रहता हूँ। जनपद नैनीताल का एक गांव है लालकुआ के पास, दिमदुकत्ता से आया। संतोषों में अपने 2 वाद्य यंत्रों को लेकर आया हूँ, छलिया और उड़के के साथ, ढोल दमाओं के साथ। और मैं अपने रामनगर के निवासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके यहाँ के जो आयोजक हैं और एक प्रगतिशील सांस्कृतिक समिति के उनका कि उनने मुझे भी यहाँ पर बुलाया। मैं पहली बार आया हूँ अपने सांस्कृतिक दल को लेकर। देखिए 17 तारीख तक का ये कार्यक्रम है। कल महिलाओं की स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिता संपन्न हुई है। बच्चों का महिलाओं की एबड़ प्रतियोगिता और बच्चों के डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के बच्चों की सांस्कृतिक प्रतियोगिता में शामिल थे। लेकिन आज से प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता शुरू होगी। आज पहला दिन जो है विभिन्न स्कूलों के, विभिन्न राज्य से आए हुए दलों की जो है टीमें सांस्कृतिक जुलूस निकालेंगी जो नगर में सब जगह घूमेगा। और इसमें जो है एक तो उर्गम घाटी आ रही है, पिथौरागढ़ आ रही है और आपका अल्मोड़ा की टीम आई है, बागेश्वर 5, कुल टोटल 5 टीमें अभी तक यहाँ पहुंची, 5 टीमें यहाँ पहुंची है और एक टीम लोकल की। बिल्कुल ये इस बार जो है 31वां बसंत महोत्सव है
और ये 31 साल से लगातार निर्विवाद रूप से चल रही है। रामनगर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्वाधान में 6 दिवसीय भारत रंग महोत्सव शुरू हो गया है। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। महोत्सव का शुभारंभ मंत्री सतपाल महाराज के साथ एक्टर संजय मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि रामनगर अपने आप में थिएटर सिटी है। साथ ही क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये रामनगर अपने आप में थिएटर सिटी है, तो निश्चित रूप में यहाँ बहुत प्रतिभा कलाकार यहाँ बसते हैं और यहाँ पर जो ये हो रहा है इससे निश्चित रूप में कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। हमें और भी अभिव्यक्ति जो हमारे कलाकारों की है वो देखने को मिलेगी और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। निश्चित रूप में उसको हम ले रहे हैं। गर्जिया मंदिर को भी हमने सर्किट में रखा है, शाक सर्किट में रखा है। हमने 12 गढ़वाल के 12 कुमाऊं के स्थानों को चयनित किया है और हमने गोलजू का भी बनाया है, सर्किट बनाया है। तो गर्जिया मंदिर को हम टेकअप कर रहे हैं। रुद्रपुर में आईटीआई नियोजन पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की है। इस दौरान सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सौरभ बहुगुणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वहीं सौरभ बहुगुणा ने 180 छात्र छात्राओं को आईटीआई नियोजन पत्र वितरण किए हैं। मंत्रालय संभाला था, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक स्पष्ट निर्देश सारे मंत्रियों को था, नई स्कीम ऐसी बनाई जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, बच्चों को मौका मिल सके। और उसी के हमने अशोक गहलोत के साथ एक एमओयू किया कि हर साल 3 साल तक के लिए ये हमारे 1000 बच्चों को इंटर्नशिप पे रखेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको वर्ल्ड क्लास मशीनों पे काम करने का मौका देंगे और फिर जैसे जैसे उनको जिस बच्चे में जितनी काबिलियत हो उसके हिसाब से उसकी हायरिंग होगी। तो आज पहला बैच हमारे आईटीआई बच्चों का, मेरे ख्याल से उत्तराखंड में पहली बार हुआ है कि कोई भी बड़ी कंपनी, अशोक लेलैंड जैसी बड़ी कंपनी हमारे आईटीआई के कैंपस में जाके बच्चों का इंटरव्यू कर रही है। बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कहीं भटकना नहीं पड़ रहा। वो उन्होंने इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।